वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक और खतरनाक किलर वाली कहानी। बड़ा मजा आने वाला है आपको। तो कहानी की शुरुआत में हमें एंटनी नाम के एक इंस्पेक्टर को दिखाते हैं जो कि अपने बेटे राहुल के साथ मोहन नाम के एक साइकेट्रिस्ट के पास आया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटनी और राहुल के आपस में रिश्ते कुछ ज्यादा ठीक नहीं है दोस्तों। एक दूसरे से बहुत ही दूर रहा करते हैं दोनों। लेकिन अब एंटनी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो वो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है और इसीलिए एंटनी इस बारे में बात करने के लिए मोहन के पास आया हुआ है दोस्तों। जहां मोहन राहुल को काफी ज्यादा समझाने लग जाता है कि ये चीज ऐसी करो, ये चीज ऐसी करो, तुम्हें अपने बेटे के साथ एक दोस्त जैसा रहना चाहिए जिससे तुम दोनों के बीच रिश्ते बढ़िया हो जाए। तो एंटनी भी मोहन की बात मानकर अपने बेटे के साथ एक दोस्त जैसा बर्ताव करने लग जाता है। पर ये सब चीजों का भी राहुल के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता दोस्तों। अब यहाँ से मूवी जाती पास्ट में, जहाँ में पास्ट में एंटनी के बारे में दिखाया जाता है। और जब एक दिन एंटनी अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है ना, तभी इतने में दीप्ति नाम की एक लड़की अपने मॉम के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। असल में दोस्तों दीप्ति आई है पुलिस स्टेशन में रौनक नाम के लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए, क्योंकि रौनक ने पिछली रात दीप्ति के साथ जबरदस्ती किया था। लेकिन इसके बावजूद एंटनी दीप्ति की कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर देता है, क्योंकि रौनक एंटनी के बेटे का बहुत ही अच्छा दोस्त है और इसीलिए वो रौनक को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ पर एंटनी उल्टा दीप्ति के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा रौनक के साथ क्या संबंध था, तुम भी कम नहीं हो। इस तरह दीप्ति के ऊपर आरोप लगाकर वो इस चीज से बचने की कोशिश करता है और बेचारी दीप्ति क्या ही करती, वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि एंटनी कोई अच्छा खासा आदमी नहीं है, एक नंबर का करप्ट ऑफिसर है। अब दीप्ति क्या करेगी, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती, जिस वजह से उसे अपनी मॉम के साथ वहां से जाना पड़ जाता है। रास्ते में जाते समय दीप्ति की मॉम उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसकी माँ ने कभी सोचा नहीं था कि दीप्ति ऐसी हरकत करेगी। यानी कि उसकी माँ दोस्तों कहीं ना कहीं दीप्ति को भी गलत ठहरा रही है कि दीप्ति की वजह से ही उनकी बेइज्जती हो रही है समाज में। इस तरह उसकी माँ भी उसे काफी कुछ सुना देती है और बेचारी अपनी माँ की बातें सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाती है। उससे ये सब चीजें सही नहीं जाती और वो गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। अब उस समय तो दीप्ति की माँ बड़े गुस्से में थी, लेकिन अब जाकर उसको पता चल गया कि मैंने बेटी को संभालने के बजाय उसको उल्टा सुना दिया और ये नौबत आ गई। उसके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं होता दोस्तों। अब वो रोते रोते लोगों से मदद मांगने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। अब जैसे ये बात दीप्ति की फ्रेंड इरीन को पता चलती है, तो वो भी मन ही मन बहुत निराश होती है, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। अब रात के समय हम देखते हैं एंटनी को, जो कि अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक से इरीन आ जाती है और गुस्से में एंटनी से कहने लगती है कि आज तुम्हारी वजह से पता है दीप्ति की जान चली गई है, तुम दोनों बाप बेटों को कभी माफ नहीं करूंगी मैं। इतना कहने के बाद वो बहुत ही गुस्से में चली जाती है वहाँ से। अब इरीन की बातें सुनने के बाद एंटनी भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि दीप्ति जज्बात में आकर अपनी जान दे देगी। इसीलिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको भी डर होता है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ भी। मूवी आती दोस्तों यहाँ से प्रेजेंट में, जहाँ हम प्रेजेंट में इरीन के डैड सैमुअल को देखते हैं, जो कि काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट आदमी मालूम होता है। उसे कंप्यूटर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होती है और इतना कुछ होने के बाद भी वो अपनी बीवी के साथ गाँव में एक साधारण सी जिंदगी बिता रहा होता है। बाकी वो अपनी बेटी इरीन से बहुत ही प्यार करता है दोस्तों, मतलब अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, इतना प्यार। तो कुछ टाइम के बाद इरीन अपने पापा से मिलने के लिए गाँव में आ जाती है और क्योंकि उसके पापा का बर्थडे आने वाला था, इसी वजह से वो उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए गाँव आ गई है। फिर वहाँ धूमधाम से सेलिब्रेशन की तैयारी की जाती है, बढ़िया तरीके से होता है सब। और यहाँ पार्टी में इरीन और उसके पापा साथ में काफी एंजॉय करते हैं। सैमुअल भी अपनी बेटी के साथ इतना बढ़िया पल बिताकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो इसी बीच उसे पता चलता है कि इरीन किसी बहुत ही बड़ी कंपनी के खिलाफ केस लड़ रही है। तो सैमुअल कहता है कि बेटा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा ये केस लड़ने में। बहुत ही सपोर्टिव फादर मालूम होता है दोस्तों सैमुअल, मतलब हर मुसीबत में अपनी बेटी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय के बाद इरीन को वापस जाना पड़ जाता है। अपने माँ बाप को अलविदा कहकर वो शहर जाने लग जाती है। दूसरी तरफ हम रूम में राहुल को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त रौनक के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहा होता है और उसी समय अचानक वहाँ पे एंटनी आ जाता है। एंटनी को जब हरकतें दिखती है ना अपने बेटे की है, तो पहले तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि इसको पीट दूं जरा मैं, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा गिर जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो गुस्से में उन दोनों को बहुत मारने पीटने लग जाता है। डर के मारे दोनों जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तभी हम यहाँ घर पर सैमुअल को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर काफी कॉल लगाने के बाद भी वो कॉल नहीं उठाती। तो सैमुअल को बड़ी चिंता होती है कि इरीन पहुंची कि नहीं पहुंची, फोन क्यों नहीं उठा रही है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों हम एंटनी को देखते हैं, जो कि अगेन मोहन के पास अपने बेटे के बारे में बात करने के लिए आया होता है। मोहन कहता है कि तुम्हें अपने बेटे को जल्दी संभालना होगा, वरना आगे चलकर तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा ये, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं दोस्तों। ऐसे में अगर एंटनी ने कुछ किया नहीं तो फिर गया उसका बेटा हद से। और इसीलिए यहाँ से एंटनी राहुल पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लग जाता है। लेकिन अभी तक हमें उनकी असली वजह पता नहीं चली। असली वजह बोले तो उनकी नफरत की असली वजह क्या थी। तो दोस्तों असल में हॉस्पिटल में राहुल के जन्म लेते ही उसकी माँ यानी कि एंटनी की बेबी की मौत हो गई थी।
थी, जिस वजह से एंटनी अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार राहुल को मानने लग गया था। और तभी से एंटनी राहुल के साथ कभी प्यार जैसा बर्ताव किया ही नहीं, जिस कारण उन दोनों के बीच हमेशा अनबन रहती है बस। और फिर समय के साथ साथ मतलब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उन दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। अब हम देखते हैं सैमुअल को मन ही मन इरिन को लेकर बहुत घबराहट होती है। सोचता है कि आजकल जमाना खराब है, इसीलिए पता लगाने के लिए वो इरिन की फ्रेंड नेहा को कॉल करता है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता। और फिर नेहा भी इरिन का पता लगाने के लिए उसके घर पे आ जाती है, लेकिन वहाँ घर पर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता, जिस कारण नेहा और सैमुअल को आखिर में थक हार कर पुलिस के पास जाना पड़ जाता है मदद मांगने के लिए। जहाँ पुलिस स्टेशन में सैमुअल एंटनी से कहता है कि देखिए मेरी बेटी कहीं गायब हो गई है। अब सैमुअल के मुंह से इरिन का नाम सुनते ही एंटनी तो बड़ा घबरा जाता है। अब जैसे ही एंटनी घबराता है और सैमुअल उसको देखता है तो सैमुअल को बड़ा शक होता है उस पे। शक बोले तो कि मतलब ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर एंटनी पूछताछ करने के लिए सबसे पहले सैमुअल से पूछता है कि हुआ क्या था, बेटी कहाँ से गायब हुई वगैरह वगैरह। तो सैमुअल भी जैसे जैसे हुआ था वो सब बता देता है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि इरिन ने घर से जाने से पहले सैमुअल को दीप्ति की मौत के बारे में सब कुछ बता दिया था। और यहाँ तक कि सैमुअल ने इरिन को आखिरी बार रौनक से कॉल पर बात करते हुए देखा था, जिस वजह से सैमुअल को रौनक के ऊपर काफी शक भी हो रहा होता है। तो फिर नेहा भी इरिन का पता लगाने के लिए रौनक के घर पे जाती है। इसी बीच हम सैमुअल को देखते हैं जो कि इरिन के लॉयर महेश के पास जाकर उससे कुछ पूछताछ कर रहा होता है। पूछताछ करते समय वो सैमुअल को बताता है कि इरिन अपनी फ्रेंड दीप्ति को इंसाफ दिलाने के लिए रौनक के खिलाफ केस लड़ रही थी और शायद से इरिन के गुम होने के पीछे रौनक का ही हाथ है। और साथ ही दोस्तों महेश सैमुअल को ये भी कहता है कि एंटनी से भी थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि वो भी रौनक के साथ मिला हुआ था। तो इस तरह महेश की बातें सुनने के बाद सैमुअल का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है एंटनी के ऊपर, जिस वजह से वो सोच लेता है कि कैसे भी करके सारी सच्चाई सभी के सामने लेकर आनी होगी। दूसरी तरफ इरिन के गुम होने की खबर न्यूज चैनल्स पे भी आ जाती है और जैसे ये बात इरिन के मॉम को पता चलती है ना, तो उनको भी बड़ा दुख होता है, बड़ी चिंता होती है कि बेटी कहाँ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था अचानक कहाँ गई। थोड़े टाइम के बाद हम एंटनी को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर इरिन की तलाश करने के लिए कहीं जा रहा होता है। और तलाशी करने के समय सीसीटीवी फुटेजेस मिलती है जिसमें रात के समय एंटनी की कार इरिन की कार का पीछा कर रही है। अब ये देखकर एंटनी खुद घबरा जाता है कि ये कैमरे में कैसे आ गया। इसीलिए वो क्या करता है, चोरी छुपे उस सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता चले कि मेरी कार उसके पीछे थी। अब इसका क्या राज है दोस्तों, वो आगे पता चलेगा। मतलब एक चीज तो फिक्स हो गई, जरूर एंटनी इरिन के गुम होने के पीछे की वजह जानता है। मैं बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है वैसे। और तभी अगले दिन नेहा वापस से रौनक के घर पर इरिन के बारे में पूछताछ करने के लिए आती है, मगर वहाँ रौनक नेहा से साफ साफ कह देता है कि मैं इरिन के बारे में कुछ जानता ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद नेहा को रौनक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, जिस कारण नेहा सच्चाई पता लगाने के लिए रौनक के साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती करती है। और दोस्तों नेहा के बार बार एक ही सवाल पूछने पर रौनक को बड़ा गुस्सा भी आ जाता है और आखिर में रौनक नेहा को अपने घर से धक्का मार कर निकाल देता है। फिर हम इंस्पेक्टर एंटनी को देखते हैं जो कि अगले दिन नेहा से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। एंटनी नेहा और रौनक से इरिन को लेकर इंक्वायरी कर रहा होता है, और क्योंकि नेहा को भी इरिन के बारे में ज्यादा पता नहीं तो वो भी कुछ नहीं बता पाती, जिस वजह से एंटनी नेहा को घर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी पुलिस ऑफिसर्स बड़ी शिद्दत के साथ इरिन की तलाश कर रहे होते हैं। सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ फुटेजेस मिलती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसा नहीं होता कि पता लगा सके कि हुआ क्या, इसलिए कोई भी पता नहीं लगा पाता। और दोस्तों ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर को जंगल में मिलती है एक लाश, और ये किसी और की नहीं इरिन की होती है। और जब बेचारे सैमुअल को अपनी बेटी की मौत की खबर का पता चलता है तो क्या करे, बेचारा सह नहीं पाता, फूट फूट के रोता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा उसको। वहीं पुलिस ऑफिसर्स भी इरिन की लाश को जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। और ये क्लियर हो जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि इरिन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। यहाँ तक कि इरिन को किसी आदमी ने जानबूझ के मारा था। अब ये जानने के बाद पुलिस उसका पता लगाने के पीछे लग जाती है। अब यहाँ से कुछ टाइम के बाद हम पुलिस स्टेशन में कमिश्नर रघु को देखते हैं जो कि एंटनी पे बड़ा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि एंटनी अभी तक असली गुनहगार का पता नहीं लगा पाया। इसलिए कमिश्नर इरिन के केस की जिम्मेदारी एक नए इंस्पेक्टर को सौंप देता है जिसका नाम है श्याम, और साथ ही एंटनी से कहता है कि तुम श्याम की मदद करो ये केस सॉल्व करने में। तो एंटनी को भी मदद करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। इसके बाद इंस्पेक्टर श्याम सबसे पहले केस से रिलेटेड सभी लोगों के बारे में जानकारी निकालने लग जाता है। यहाँ पहले वो इरिन के मॉम डैड से सबसे पहले सारी चीजें पूछता है कि हुआ क्या था। दूसरी तरफ हम सैमुअल को देखते हैं जो कि बेचारा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसीलिए सैमुअल तो ठान लेता है कि जब तक वो असली गुनहगार को सजा नहीं दिलवा देता वो शांत नहीं बैठेगा। और इसी बीच घर में हम राहुल को देखते हैं। राहुल अपने पापा से तंग आकर घर छोड़कर जा रहा होता है, जिस पर एंटनी राहुल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राहुल आखिर में घर छोड़कर वहां से चला जाता है। दोस्तों अब जब अपने घर में एंटनी अकेले निराश बैठा होता है ना, तभी उसको टीवी पर इरिन के रिलेटेड एक खबर दिखाई देती है जिसमें रिपोर्टर्स इरिन के केस से रिलेटेड सभी सस्पेक्ट्स के नाम बता रहे होते हैं, और उसमें दोस्तों एंटनी का भी नाम शामिल होता है।
जिसको देखकर एंटनी तो बौखला जाता है कि मेरा नाम कैसे आ गया। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। ऐसे ही धीरे धीरे खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिस वजह से सभी लोग एंटनी को शक की निगाहों से देखने लग जाते हैं। और वहीं रात के समय हम राहुल को देखते हैं दोस्तों, जो कि फ्रेंड के घर पे बैठा होता है। उसी समय राहुल को एंटनी का आता है कॉल, पर एंटनी के कॉल करने के बाद भी राहुल उसका कॉल नहीं उठाता, क्योंकि राहुल अपने डैड से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। अगले दिन हम श्याम को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। इसी बीच श्याम रौनक से इरिन के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाता है डायरेक्ट, लेकिन वहाँ उसे रौनक कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिस वजह से श्याम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये रौनक का बच्चा गया कहाँ, रौनक गया कहाँ। उसे तो मन ही मन शक भी होता है कि ये रौनक जरूर पुलिस से बचने के लिए कहीं भाग गया और कोई है जो इसकी मदद कर रहा है। अब दोस्तों एक तरह से श्याम का शक बिल्कुल सही होता है, क्योंकि एंटनी खुद पुलिस से बचने में रौनक की मदद कर रहा होता है। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जरूर रौनक ने कुछ तो गलत किया है, लेकिन इस सब के बारे में श्याम को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं। थोड़े टाइम के बाद जब एंटनी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, इतने में उसे रौनक की मॉम का कॉल आता है। कॉल पर रौनक की मॉम एंटनी को जल्दी से घर आने के लिए कह देती है, और वहाँ घर पर पहुंचने पर रौनक की मॉम एंटनी को एक पार्सल दिखाती है, जो कि एंटनी के नाम से आया था। और जैसे ही वो पार्सल खुलता है, उसमें एंटनी को एक फोन रखा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों एक बात बताऊं, ये फोन किसी और का नहीं बल्कि रौनक का है, लेकिन उस फोन का वॉलपेपर और पासवर्ड बिल्कुल एंटनी के फोन जैसा होता है, जिसको देखकर एंटनी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर फोन चेक करने पर एंटनी को उसके अंदर एक वीडियो मिलती है, और उस वीडियो में दोस्तों उन्हें सैमुअल के साथ रौनक दिखाई देता है। यहाँ तक कि रौनक की हालत बहुत ही खराब लग रही है उसमें। और इस वीडियो में सैमुअल एंटनी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने ही मेरी बेटी को मारा है, और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहने के बाद सैमुअल रौनक के ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ देता है दोस्तों, जहाँ वो कुत्ते रौनक को बड़ी बेरहमी से नोच नोच कर मार डालते हैं। तब अपने बेटे की मौत का ये वीडियो देखकर रौनक की मॉम की तो हालत खराब हो जाती है कि ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था ना कि सैमुअल अपनी बेटी की मौत का बदला कुछ इस तरीके से लेगा, क्योंकि सैमुअल के दिल में भी आग जल रही है अपनी बेटी के बदले के लिए, जिस वजह से एंटनी को भी सैमुअल से काफी डर लगने लग जाता है कि अब मेरा क्या होगा। फिर जैसे वो वीडियो वाली बात श्याम और कमिश्नर को पता चलती है, तो उन्हें एंटनी के ऊपर शक होने लग जाता है, लेकिन उनके पास एंटनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना, जिस कारण कमिश्नर चाहकर भी एंटनी को अरेस्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद दोस्तों रात के समय हम एंटनी को देखते हैं, जो कि मोहन से अपने बेटे से रिलेटेड कुछ बात कर रहा होता है। असल में कुछ दिनों से एंटनी और राहुल के बीच के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, इसलिए मोहन एंटनी को सलाह देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने बेटे राहुल के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, इससे तुम दोनों की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। मगर एंटनी चाहकर भी नहीं जा सकता ना, क्योंकि वो तो इस केस में फंसा हुआ है। वैसे भी उसको परमिशन नहीं है कहीं भी जाने की जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता। थोड़े टाइम के बाद एंटनी पुलिस स्टेशन में कुछ काम कर रहा होता है, और उसी समय एक रिपोर्टर एंटनी से आकर कहती है कि कुछ समय में रिन का कातिल पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर करने वाला है। अब उसकी बातें सुनकर सभी लोग बहुत हैरान कि अच्छा ऐसा है क्या। साथ ही सभी पुलिस ऑफिसर्स उस गुनहगार को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम श्याम को देखते हैं, जो कि सैमुअल का पता लगाने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन वहाँ वो नहीं दिखाई देता। इसलिए सैमुअल की वाइफ से उसका पता पूछा जाता है, मगर उसकी वाइफ को भी कुछ पता नहीं, क्योंकि सैमुअल ने मना कर रखा था बताने के लिए। दोस्तों यहीं से मूवी का सीन एकदम से चेंज हो जाता है, और हम पुलिस स्टेशन के पास सैमुअल को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। अब सभी को लगता है कि जरूर सैमुअल ने ही अपनी बेटी का खून किया है, जिस वजह से सभी पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़कर मारने पीटने लग जाते हैं। यहाँ तक कि एंटनी भी सैमुअल को खून के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों एक ट्विस्ट बताऊं, एंटनी को ये बात नहीं पता थी कि कुछ समय में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और जब एंटनी पुलिस स्टेशन में सैमुअल से पूछताछ कर रहा होता है, तभी सैमुअल एंटनी से कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में सैमुअल एंटनी से कहता है, अगर तुमने अपने जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगा। बस दोस्तों इतना कहने के बाद सैमुअल एंटनी को उसके बेटे से कॉल पे बात करवाता है, और कॉल पर सैमुअल से वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। कौन? एंटनी का बेटा। और अपने बेटे की आवाज को सुनकर एंटनी की हालत खराब, वो पिघल जाता है। अब सैमुअल एंटनी से कहता है कि तुम्हारे बेटे को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, ये बात तो क्लियर है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वो करो। तो एंटनी बड़ा गुस्सा हो जाता है उस पर, और गुस्से में सैमुअल को बहुत ही मारने लग जाता है। यहाँ तक कि एंटनी गुस्से में सैमुअल को जान से भी मारने वाला होता है। तभी सैमुअल कुछ कहता है, वो कहता है कि तुम मुझे क्या मारोगे, मैं खुद ही यहाँ मरने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में आने से पहले सैमुअल ने जहर पी लिया था, जिस वजह से उसकी धीरे धीरे हालत खराब हो जाती है, और कुछ ही समय में उसकी मौत होने वाली है दोस्तों अब। लेकिन सैमुअल के मरने से पहले सभी न्यूज चैनल्स पर एक वीडियो आती है, और उस वीडियो में एंटनी रौनक की शहर से भागने में मदद करते हुए दिखता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। साथ ही उस वीडियो को देखने के बाद एंटनी के भी पसीने छूट जाते हैं। अब वहाँ सैमुअल एंटनी से कहता है कि जैसे मैं अपनी बेटी के लिए रोया ना बेटा, वैसे तुम भी अपने बेटे के लिए तड़पोगे। इतना कहने के बाद सैमुअल की मौत हो जाती है, उसकी कहानी खत्म। उसके मरने के बाद एंटनी को अपने बेटे की बड़ी चिंता सताती है, इसलिए वो अपने सभी ऑफिसर्स को जल्दी से राहुल का पता लगाने के लिए कह देता है। तो सभी ऑफिसर्स एंटनी के कहे मुताबिक राहुल को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर्स उस नंबर को भी ट्रैक करने की कोशिश में लगे होते हैं
जिस नंबर से एंटोनी को राहुल का कॉल आया था। लेकिन दोस्तों पुलिस ऑफिसर्स चाहकर भी उस नंबर को ट्रैक नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसके बाद एंटोनी सैमुअल की लाश जानबूझ के हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए भेजता है। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि किसी को ये शक न हो कि मेरी वजह से सैमुअल की जान गई, वरना एंटोनी के ऊपर और मुश्किल पड़ सकती है। थोड़े टाइम के बाद एंटोनी को राहुल का कॉल आता है, जहाँ कॉल पर राहुल अपने पापा से मदद मांग रहा होता है। ये सुनने के बाद एंटोनी को और डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए इसको, लेकिन अभी उसके पास कोई लीड तो है नहीं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ये बात कोई नहीं जानता ना कि सैमुअल ने उसके बेटे को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। और जब वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा होता है ना, अरे अपना एंटोनी, तभी एक ऑफिसर उसको आकर बताती कि सर जो नंबर हमने ट्रैक किया था वो नंबर किसी हर्ष नाम के आदमी का है। इसलिए एंटोनी जल्दी से अपने ऑफिसर्स को हर्ष के बारे में पता लगाने के लिए कह देता है, और वो सभी ऑफिसर्स जल्दी से हर्ष का पता लगाने में लग जाते हैं। और काफी देर खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि काफी साल पहले हर्ष के ऊपर एक प्रिया नाम की लड़की के खून का केस लगा था। और जब ये बात एंटोनी को पता चलती है, वो भी अंदर से और हैरान हो जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि एंटोनी हर्ष को पहले से जानता है दोस्तों। यहाँ तक कि काफी साल पहले एंटोनी ने ही हर्ष के केस को हैंडल किया था। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एंटोनी हर्ष का नाम सुनकर हैरान क्यों हुआ, तो जवाब आपके आने वाला है। थोड़े टाइम के बाद एंटोनी को वापस से राहुल का कॉल आता है। कॉल पर वो कहता है, मतलब राहुल से कहता है कि बेटा डरो मत, मैं जल्दी तुम्हें बचाने आने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे राहुल को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, और अगर एंटोनी जल्दी नहीं आया तो मतलब मर जाएगा वो। एंटोनी यहाँ सोच में पड़ जाता है कि आखिर बेटे को बचाऊं तो बचाऊं कैसे, यही सोचकर उसकी जान जा रही होती है। अब यहाँ सभी ऑफिसर्स और एंटोनी मिलकर प्लान बनाते हैं राहुल को ढूंढने का। लेकिन तभी उन्हें टीवी पर रेखा नाम की एक औरत दिखाई देती है, जो कि रस्सी से बंधी हुई है। और यहाँ पर पता चलता है कि रेखा उस जगह की एमएलए है, और इसीलिए वहाँ सभी लोग टीवी पर रेखा को बंधा हुआ देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। उसी समय रेखा टीवी पर सभी को सच्चाई बताते हुए कहती है कि काफी साल पहले जिस प्रिया नाम की लड़की के साथ गलत हुआ था, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था। ये सुनते सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और वहीं रेखा सभी के सामने एंटोनी की पोल खोलते हुए कहती है कि हर्ष बिल्कुल बेकसूर था और हर्ष को जबरदस्ती इस केस में फंसाया गया था। असल में दोस्तों हर्ष को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये एंटोनी ही था, और एंटोनी ने इस काम के बदले रेखा से काफी पैसे भी लिए थे। लेकिन एंटोनी ये बात नहीं जानता था कि उसकी इस गलती का हर्जाना अपने बीवी बच्चों की मौत से चुकाना पड़ेगा उसको। हाँ दोस्तों, ये सब कुछ सैमुअल ने मरने से पहले प्लान कर दिया था। साथ ही धीरे धीरे एंटोनी का सब कुछ पूरी दुनिया के सामने बाहर आ जाता है, जिस वजह से उसको और टेंशन होती है। अब वो मन ही मन बहुत परेशान हो जाता है, बैठा होता है। तभी एंटोनी को एक दूसरे पुलिस स्टेशन से आता है कॉल, जहाँ उस पुलिस स्टेशन की ऑफिसर एंटोनी को बताती है कि सैमुअल मरने से पहले आखिरी बार हमारे पुलिस स्टेशन में निशा नाम की एक लड़की के बारे में पूछने आया था। ये सुनने के बाद एंटोनी को लगता है कि जरूर निशा का इस केस से कोई संबंध होगा, इसीलिए वो अपने ऑफिसर्स को जल्दी से निशा की जानकारी निकालने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ सैमुअल की मौत की खबर न्यूज में आ जाती है। ये जानने के बाद सभी जनता भड़क जाती है, और साथ ही सभी जनता एंटोनी को अरेस्ट करने की डिमांड करती है, पुलिस पर प्रेशर बनाती है। तभी एंटोनी को कमिश्नर का कॉल आता है, और कॉल पर कमिश्नर कहते हैं कि सरेंडर कर दो एंटोनी। लेकिन वहाँ एंटोनी कमिश्नर से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 घंटे का वक्त मांगता है। तो कमिश्नर भी तैयार हो जाते हैं 2 घंटे का टाइम देने के लिए। इसी बीच हम रेखा को भी देखते हैं, और पुलिस किसी तरह रेखा का पता लगाकर उसे रेस्क्यू कर लेती है। और दोस्तों जब पुलिस स्टेशन में एंटोनी वो सभी केसेस को गौर से देख रहा होता है ना, तभी एक ऑफिसर एंटोनी को आकर बताती है कि इरीन और निशा का केस लगभग सेम है, क्योंकि दोस्तों उस गुनहगार ने उन दोनों को एक जैसी मौत दी थी। लेकिन अभी भी एंटोनी को समझ नहीं आता कि आखिर इरीन को मारा तो मारा किसने, और यहाँ तक कि सैमुअल ने एंटोनी के बेटे को अपना शिकार क्यों बनाया ये भी नहीं पता, जबकि उसके बेटे राहुल का तो इन सब चीजों से कोई लेना देना भी नहीं था। अब वो इस सोच में डूबा रहता है, और उसी समय एंटोनी को सैमुअल की वाइफ का आता है कॉल। कॉल पर सैमुअल की वाइफ उससे कहती है, मेरी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने मारा। अब उसकी बातें सुनकर एंटोनी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि राहुल बचपन से ही बहुत ही बदतमीज और सनकी किस्म का इंसान था। साथ ही राहुल अपने स्कूल में भी लड़कियों के साथ गलत हरकतें किया करता था, और यही गलत हरकतें उसकी आदत बन गई। वो एक साइको बन गया। उसने दोस्तों अपना सबसे पहला शिकार निशा को बनाया। निशा को मारने के बाद राहुल इरीन को मारने का फैसला किया, क्योंकि इरीन ने सबके सामने राहुल और एंटोनी की बेइज्जती की थी। इसलिए उस रात जब इरीन अपने कार से जा रही थी, तभी रास्ते में राहुल उसकी कार को रोककर उस पर हमला करने लग जाता है, उसकी जान ले लेता है पूरी तरह। इस काम में रौनक ने भी राहुल का बराबर साथ दिया, जिस वजह से सैमुअल रौनक को भी नहीं छोड़ता। तब एंटोनी को कॉल पर यह सब कुछ बताने के बाद सैमुअल की वाइफ अपनी जान दे देती है दोस्तों, क्योंकि वो अपने पति और बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। फिर हम एंटोनी को देखते हैं, उसे अपने बेटे की अभी भी चिंता सता रही होती है। उसी समय एक ऑफिसर भागते हुए एंटोनी के पास आकर उसे बताता है कि सर, हमें जंगल में एक लाश मिली है। ये सुनते ही एंटोनी अपने ऑफिसर्स के साथ उस लाश के पास जाता है,
और वो किसी और की नहीं बल्कि रौनक की होती है। रौनक को देखकर सभी को लगता है कि रौनक की अब मौत हो चुकी है, क्योंकि अभी तक ये था ना कि वो भागा हुआ है। लेकिन उसी समय अचानक से रौनक की सांसें चलने लग जाती हैं, जिस वजह से सभी ऑफिसर्स उसको जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और एंटोनी तो अभी भी अपने बेटे राहुल को ढूंढ रहा है कि कहाँ है वो। इतने में उसके दिमाग में सैमुअल की एक बात याद आती है, जो कि सैमुअल ने मरने से पहले एंटोनी से कही थी। असल में सैमुअल ने एंटोनी से कहा था कि हर इंसान को एक न एक दिन कब्रिस्तान जाना है और वही सभी की मंजिल होती है। इसलिए वो जल्दी से भागते भागते कब्रिस्तान जाता है और कब्रिस्तान के अंदर एंटोनी को राहुल की लाश रखी हुई मिलती है। बहुत ज्यादा रोता है एंटोनी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये सीन देखना पड़ेगा। इस तरह वो अपने बेटे की मौत के बाद पूरी तरह अकेला पड़ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता ना। गलती है तो सजा मिलेगी, जिस वजह से एंटोनी आखिर में पुलिस के सामने जितने भी उसने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया, जो भी किया कांड, सब कबूल कर लेता है। फिर उसको भी उसके गुनाह के हिसाब से सजा दी जाती है। यहीं पे दोस्तों कहानी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।